तो अब देखें नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको थोड़ा सा समझना है। तो आप देखें यहां पर, जैसे मैं बात करूं, हम जो कंडक्टर है या कोई मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहते हैं, उनकी दो कैटेगरी बना लेते हैं, गुड कंडक्टर, और इनमें हमारे दो तरीके की चीजें मोस्टली काम में ली जाती है। एक आपके कुछ मेटल्स को हम लोग एज अ गुड कंडक्टर यूज करते हैं, और दूसरे होते हैं एलॉय। क्या होते हैं? एलॉय। ठीक है। एक आता है आपके कुछ सेमीकंडक्टर। क्या आते हैं? सेमी। इसमें भी आपके मोस्टली मेटल्स जो हैं आपके, उनका हम यूज करते हैं। और इसमें सेमीकंडक्टर में कुछ हाइब्रिड टाइप के भी होते हैं, हाइब्रिड सेंस। इसके अंदर आपको मैं कहूं तो एनपीएन डोपिंग या पीएन पी डोपिंग, इस टाइप के कुछ ये कॉन्सेप्ट रहता है इसका भी आपके। वो उसको छोड़ दें, आपसे भी है कि कुछ सेमीकंडक्टर कैटेगरी के भी हैं तो जो एकदम गुड कंडक्टर नहीं है, जो थोड़े से कंडक्टिविटी में क्या है, कम है। मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बता देता हूं किन चीजों की बात होती है। एक होता है सिलिकॉन और दूसरा आपके मोस्टली नाम होता है जर्मेनियम। आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर के रूप में जो सोलर प्लेट्स बनाई गई है, ये सब किसकी बनाई गई है? सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनाई गई है। तो ये सेमीकंडक्टर, अब इनकी क्या खासियत है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनको लेने का क्या पर्पज रहा होगा। और तीसरा आपका जो कैटेगरी एक और अपन मान लेते हैं वो इंसुलेटर मान। इंसुलेटर कौन से हो गए? आपका रबड़ हो गया, वगैरह हो गया, जो एकदम बैड कंडक्टर है, जो आपकी किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करते। अब देखो, इन पर तो रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट, सॉरी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो, रेजिस्टेंस जैसा है वैसे ही रहता है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अब मेन आपके टेम्परेचर की जो बात होती है वो इन दोनों की होती है। गुड कंडक्टर होता है कोई भी, और उसका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, क्या इंक्रीज करो? टेम्परेचर। तो उसका रेजिस्टेंस का क्या होगा और कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी में फर्क जानते हो? जस्ट अपोजिट चीज। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कितनी दे रहा है, कंडक्टिविटी मतलब कितना इजीनेस करंट को फ्लो करने की परमिशन दे रहा है। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से भी अच्छा वर्ड मैं यूज कर लेता हूं, रेजिस्टिविटी जो स्पेसिफिक रहती है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू कभी निकालनी हो तो रेजिस्टिविटी जो वैल्यू है उसका क्या कर दो, वो आपकी क्या मानी जाएगी? कंडक्टिविटी। ये समझ लो सीधा सीधा। अब आप थोड़ा सा यहां समझिए कि टेम्परेचर को यदि मैं इंक्रीज करता हूं इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, मेरे पास एक अच्छा मेटल का वायर है या एलॉय का कोई वायर है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। आप इसमें एलॉय को भी थोड़ी देर के लिए साइड में रख ले। आप सिर्फ ये समझेंगे गुड कंडक्टर के रूप में हमारे पास क्या है, उन गुड कंडक्टर की यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, पहले आपने उसका रेजिस्टेंस चेक किया लो टेम्परेचर पे, फिर आप उसको गर्म स्थिति में लेकर के भले धूप में जाकर के या उस वायर को ही थोड़ा सा गर्म करके और फिर उसका रेजिस्टेंस फिर चेक करो, बताओ रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? कम होगा, बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? अपन ने एक टॉपिक क्लियर किया, उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा था, आप लोगों ने देखा था हीट, जब जितना, देखो अब आप टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा एनर्जी से उछल कूद करेंगे। अब आप सोच के देखें कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपनी लाइफ चला रहा है,
उसके पास पैसे हैं, वो सब कुछ अपना, और जब उसके पास अनाप शनाप पैसे आ जाते हैं फिर क्या करता है वो, उल्टा ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। पहले उसकी लाइफ नॉर्मल जो आ रहा था उससे उसका खर्च चल रहा था, एक अच्छी जिंदगी जी रहा, लेकिन उसने क्या कर दिया, अनाप शनाप पैसा ले लिया, मिल गया उसको कहीं से, और जब मिल जाए तो फिर क्या होता है, वो उसके उल्टे सीधे खर्च में पड़ जाता है और फिर वो उल्टी परेशानी में पड़ता है, मतलब उसका रेजिस्टिविटी बढ़ गई। समझ लो, यहां लॉजिक ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सिस एनर्जी मिल जाती है, और उस एक्सिस एनर्जी के चक्कर में वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ा देते हैं। कभी इससे टकरा रहा है, कभी इससे टकरा रहा है, वो बहुत फास्ट वहां से निकलने की कोशिश करता है, और जितनी जल्दबाजी करता है उतना ही उसका रेजिस्टेंस उसको ज्यादा देता है। भीड़ वाला एरिया और आपको कहा जाए कि फटाफट निकल यहां से, क्या करता है वो, जल्दबाजी के चक्कर में धक्का मुक्की करते हुए निकल जाता है, उल्टा ज्यादा परेशान होता है। और कोई शांति से निकलता है वहां से, वो थोड़ी रेजिस्टेंस फेस होगा लेकिन धीरे धीरे निकल जाएगा, कम रेजिस्टेंस में निकलेगा। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मेटल्स का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टिविटी कम होगी, सीधा सा कम करंट जाएगा फिर। अब सेमीकंडक्टर का केस उल्टा है, इनके पास तो ऐसे पैसे बहुत कम थे इनके पास तो बेचारों की लाइफ ऐसी बड़ी मुश्किल से चल रही थी, इनको थोड़ा सा आपने एनर्जी दे दी, पैसा दे दिया, इनके लिए तो फायदा हो गया। ये थोड़ी एनर्जी के साथ चलने लगे, इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, इनकी लाइफ सुखद हो गई। क्या हुई, इनकी लाइफ थोड़ी सी सुखद हो गई, मतलब अब थोड़ी अच्छी लाइफ जा रही होगी, फायदा हो गया इनके। तो यहां केस उल्टा है, जब आप ये एक हमेशा एक ही केस पकड़ के नहीं चलना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो गुड कंडक्टर के केस में ठीक है, बट आपके सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अब हम लोग, आपको पता हो कि हम लोग ये ऐसा ही और ये क्यों रख रहे हैं धूप में, ये लाइट से जो एनर्जी ले रहे हैं, चाहे हीट ले चाहे लाइट की एनर्जी ले, उससे ये अपना एनर्जी का लेवल बढ़ाते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। उल्टा फायदा है इनके लिए। तो अब यहां मैं मेटल रख देता तो उल्टा वो ठंडे में काम ठीक कर रहा था, उधर धूप में रख दिया, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था वो भी बंद कर दिया, जाएगा, प्रॉब्लम होगी। कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो तो समझ में आई बात। ये गुड कंडक्टर के केस में जब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर की आप बात करोगे तो आप क्या बताओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सिस एनर्जी पे आ जाते हैं और वो अननेसेसरी कॉलिजन ज्यादा करते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वो ऑलरेडी बहुत लो एनर्जी से चल रहे थे, तो उनको टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, उनके अंदर जो एक्साइटमेंट या एक एनर्जी आती है उससे वो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं और इससे उनका रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर चीज, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाओ। अब यहां पर मैं टेम्परेचर घटाऊं, सेकंड केस, ये स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार इसका। हो गया, चलें अब देखें केस उल्टा करें, टेम्परेचर घटाओ भाई, क्या होगा, ये केस भी बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, यहां पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यहां पर हो सकता है उल्टा हो, क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी। अब ये जो केस है इसको आप थोड़ा सा समझें, जो आपको सुपर कंडक्टर की तरफ लेके जाएगा। अगर मैं किसी मेटेरियल के टेम्परेचर को डाउन करता जाऊं क्या होता जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक टेम्परेचर कहीं ना कहीं तो कोई आएगा जहां पर ये रेजिस्टिविटी जीरो कर दे अपनी। एक टेम्परेचर ऐसा हो सकता है जहां पर ये अपनी रेजिस्टिविटी क्या कर दे, और उस समय इसकी जो कंडक्टिविटी होगी उस समय वो मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह कहलाएगा, सुपर कंडक्टर कहलाएगा। देखो हर मटेरियल के केस में ये प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ केस में प्राप्त किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं। यहां पर आपके क्या है कि जैसे मर्क्यूरी के केस में लिया गया, देखें मर्क्यूरी जो है अगर उसको 4.2 केल्विन माइनस में ये वैल्यू अगर सेल्सियस में लेते हो तो 273 पर 0 डिग्री होती है,
जानते हैं 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री। अब मैं घटते घटते कहां पहुंच चुका हूं 4.2 केल्विन, मतलब ये माइनस में आ जाओ, माइनस समथिंग 269 के आसपास आ गई वैल्यू, बराबर है। 0 पे पहुंचोगे -273 होगा। आप इस टेम्परेचर पे जब आते हो, उस टेम्परेचर पे मर्क्यूरी क्या करता है, अपनी रेजिस्टिविटी 0 कर देता है और क्या बन जाता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक मटेरियल को एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि जब आप टेम्परेचर घटाते जाते हो, रिड्यूस करते जाते हो, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, और उस समय वो मेटल क्या कहलाएगा सुपर कंडक्टर, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होगी। ये चीज अंडरस्टूड, ये बात को समझ पाए आप लोग। तो इसमें आपके जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो है टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस, या हम लोग कहते हैं 293 केल्विन, यही होता है रूम टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज। आप घटाते घटाते पहुंच जाओ -269 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह लो 4.2 केल्विन के आसपास। उस समय मर्क्यूरी अपनी कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट बना देता है और रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाता है उस समय 0। तो इस स्थिति में मर्क्यूरी किसकी तरह काम करेगा, एज अ सुपर कंडक्टर। ये जो फैक्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आरबीएससी के सिलेबस में है, ठीक है। आपकी बुक में शायद नहीं मिलेगा आपको पॉइंट, बट ये कॉन्सेप्ट जरूर है, इसको जरूर याद रखना कि क्या होता है टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने पर, कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। रेंज तो मैं ऑलरेडी रेजिस्टिविटी की एक नॉर्मल रेंज तो आप लोगों को ऑर्डर बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल, एलॉय एंड आपके इंसुलेटर बता चुका हूं तो मैं पहले। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो ये आप लोगों का इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखें भाई। नाउ कम टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा था ये आपको हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मूला में बता दिया था कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपके पावर ऑफ डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर कैसे निकालें, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसका छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी डिराइव करके बता देते हैं आप लोगों को किस तरीके से है। अब हम लोग सभी जानते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q जो होता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q। इसके साथ I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। T इज इक्वल टू क्या होता है, T इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन I, बराबर है। इक्वेशन 1, इक्वेशन। अब व्हाट इज पावर वो बताओ, पावर की डेफिनेशन लास्ट ईयर पढ़ी थी। व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये था रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला क्या था आपके पास, T इज इक्वल टू W अपॉन T, यही था, वर्क अपॉन टाइम। मेरे पास दोनों के लिए है वैल्यू, रख दूंगा मैं, क्या आ जाएगा V इंटू Q, और ये हो जाएगा Q अपॉन T। और थोड़ा सा आगे चलें तो V इंटू Q अपॉन Q नीचे रह जाएगा और T ऊपर आ जाएगा, सॉरी आई है, T कहां से आई, Q से Q क्या हो गया, क्या फॉर्मूला मिल गया मुझे V इंटू आई। सो आपका फाइनल फॉर्मूला है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए पावर निकालना चाहते हो तो आपको वर्क अपॉन टाइम इतना झमेला नहीं पाना, आपको क्या देखना है उसका वोल्टेज क्या है और उसकी करंट क्या है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो यू विल डायरेक्टली गेट द पावर ऑफ दैट डिवाइस, किस वोल्ट पे वो ऑपरेट हो रहा है और उस समय उसमें करंट कितनी
चल रही है। मिल जाएगा पावर। फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? किसी को दिक्कत हो तो बात करें मुझसे। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है आपके। ये वर्क की जगह एनर्जी भी, अगर हीट एनर्जी है आपके पास, उसका भी यूज कर सकते हैं अपन। हम लोग जानते थे, देखो मैंने आपको बताया था H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। आइए, अगर मुझे पावर निकालना हो तो P इज इक्वल टू, मैं W की जगह H रख लू। W की जगह क्या रख सकता हूं? H अपॉन T। क्या आ जाएगा? यही I स्क्वायर R T अपॉन T। T से T क्या हो गया? एक फॉर्मूला और आ गया, I स्क्वायर R। वो यहां से भी आ सकता था, V की जगह फॉर्मूला रखो I R इंटू I। क्या आ रहा है? I स्क्वायर R आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही है। तो इस तरीके से आपके P इक्वल टू VI होता है। इसके कई अलग अलग फॉर्म है। एक आपका नहीं पर बता दें आपको, इजिकल टू I स्क्वायर R। और अगर V को नहीं हटा करके I को चेंज करो तो I को बताऊंगा तो V अपॉन R आएगा। V क्या हो जाएगा? V तो V की जगह रखो, I की जगह क्या रख दो? V अपॉन R। बताओगे आप उस पैटर्न बना, V स्क्वायर अपॉन R। ये भी पावर हो सकता है। आप देखें, पावर की आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए। आप करंट रेजिस्टेंस से भी, करंट और वोल्टेज से पावर निकाल सकते हो, करंट और रेजिस्टेंस से पावर निकाल सकते हो, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस से भी क्या कर सकते हो? पावर निकाल सकते हो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यू कैन से इट। स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका। तो पावर का फॉर्मूला आप लोगों के पास आ चुका है। अब इस पावर की यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट, क्या बनी? तो एसआई यूनिट आप देख सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसकी एसआई यूनिट आप देख पा रहे हो बनती है। पावर की यूनिट आप लोगों ने पहले पढ़ी है वॉट, यहां पर भी वॉट है, लेकिन यहां पर एक यूनिट और आपके दिमाग में रहनी चाहिए, वहां पर जूल पर सेकंड आपके दिमाग में चलती है। यहां पर मैं बता दूं वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या चीज? वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर जो है ये भी आपके क्या है? पावर की यूनिट के बराबर है। वोल्ट इंटू एम्पियर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट बनती है ये भी। आपके जूल पर सेकेंड भी इसी के बराबर है, और इसको हम वॉट भी कह सकते हैं। देखो ये अलग अलग पैटर्न्स, और एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में यही फर्क आते हैं। हमको जूल पर सेकंड सबको याद होता है, वॉट सबको याद होता है। कोई कहते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर बताओ किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बनती है। आप टेंशन में कि वोल्ट इंटू एम्पियर तो कहां थी हमारे? वोल्ट इंटू एम्पियर फिजिकल ऐसा यूनिट बनती है आपकी किसकी? पावर की। उसका एक जो नाम है सीधा सीधा सिंपल में हमने दिया हुआ वॉट। अब इसमें कई बार क्वेश्चनों में किलोवाट मिलेगा, KW, मतलब हो गया 1000 वॉट, या फिर 10 टू द पावर 3 वॉट। यहां पर आपके मेगावाट भी आता है। पता है आपके मेगावाट का मतलब? 10 लाख। क्या हो गया ये आपके? ज्यादा हो गया, क्या हो गया ये? 10 लाख बराबर है। कितना हो गया? 10 टू द पावर 6 वॉट बराबर है। एक आपके अक्सर आता है HP, 1 HP, हॉर्स पावर। मशीनों के लिए मोस्टली ये वर्ड टर्म यूज की जाती है। मशीन की जब भी पावर हम लोग बात करते हैं कि मशीन क्या पावर की है, तो HP में बात करते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब एक हॉर्स की जो पावर मानी गई है वो कितनी मानी गई है? वो मानी गई है 746 वॉट। क्या माना गया है? HP मीन्स हॉर्स पावर। इसे लिख देता हूं किलो वॉट, ये है मेगावाट, ये है हॉर्स पावर। ठीक है, समझ आएगी बात? इजी है।
तो आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू, कर लोगे आप लोग। अब देखो वॉट का सीधा सीधा मीनिंग मैंने आपको बताया है, जूल पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितने जूल खर्च हो रहे हैं या कितने जूल आप यूज कर रहे हैं, दोनों ही चीज पावर बताती है। अब एक मशीन है, उसका वर्क आप उसकी पावर उसके द्वारा किए गए वर्क से निकाल सकते हो या उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी से निकाल सकते हो, क्योंकि जिस स्पीड से वो एनर्जी लेगा उसी स्पीड से वो काम भी करेगा। कोई भी मशीन है, आप जितनी एनर्जी उसको दोगे उसी एनर्जी से वो काम करेगा। तो आप चाहो तो इसके द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई उसके हिसाब से भी एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी कंजप्शन किस स्पीड से चल रहा है उससे उसकी पावर निकाली जा सकती है, बराबर। और वो डिवाइस वर्क किस स्पीड से कर रहा है उससे भी आप उसकी पावर निकाल सकते हो। समझे मेरी बात? तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड और वर्क डन पर सेकेंड। हमसे बैठा कि मैम पावर का कैलकुलेशन एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड भी होता है या वर्क डन पर सेकेंड भी होता है या एनर्जी स्पेंड पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं उसने एनर्जी खर्च की इतने समय में, वर्क किया मतलब एनर्जी खर्च भी तो की, बात तो वही हुई। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पावर जब भी निकालना हो तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको वो कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मेरे को बल्ब का कोई पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बल्ब का पावर। तो बल्ब का पावर मैं कैसे निकालूंगा? बल्ब कितना काम कर रहा है तो समझ में कैसे आएगा? मैं तो ये देखूंगा कि बल्ब एनर्जी कितनी ले रहा है, मैं वहां पे जाऊंगा, वो मेरे लिए ज्यादा इजी है। तो मैं ये देखूंगा कि पर सेकेंड आपके 1 सेकेंड में कितने जूल एनर्जी यूज कर रहा है। अगर एक बल्ब 60 जूल पर सेकेंड यूज कर रहा है मतलब वो बल्ब कितने वॉट का हो गया मेरे? 60 वॉट। आते थे पहले बल्ब, आजकल हमने क्या कर दिया, एलईडी ले आए जो आपके लाइट उतनी दे रहे हैं लेकिन वो आपके 10 जूल पर सेकेंड खर्च कर रहे हैं। कितने वॉट की वो एलईडी हो गई? 10 वॉट की। क्लियर? और उजाला हमारे उतना का उतना है, वो एलईडी का पावर हो गया। तो हमको कहा जाता है कि आप साहब एलईडी यूज करो, बल्ब यूज ना करो, कारण कम एनर्जी खर्च करता है, काम वही हो रहा है लेकिन एनर्जी कम खर्च। अब आप ये सोचे होगे सर तो अभी तो बोल लेते जितना लेता है उतना ही देता है, यहां कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली आपके डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, ये टर्म भी आपके अभी इतना है नहीं फिर भी समझाता हूं मैं आपको। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, कोई भी डिवाइस जितनी एनर्जी लेता है उतनी ही वो खर्च भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो हम सभी चीजों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, हमारे जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइस है हम क्या दे रहे हैं उनको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दे रहे हैं। अब वो डिवाइस कन्वर्ट करके हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बल्ब का काम क्या है साहब? लाइट एनर्जी देना। हमारी इच्छा ये है कि साहब मैंने इसको 60 जूल पर सेकेंड दिया, आउटपुट पे भी कितना दे मुझे, लेकिन वो पर सेकेंड 60 जूल नहीं देता, वो हमको पर सेकेंड सिर्फ आपके मान लो 8 जूल पर सेकेंड की एनर्जी ही लाइट एनर्जी दे रहा है। तो उसने गड़बड़ कर दी, तो फिर बाकी कहां गई? आपको पता होगा बल्ब गर्म होता है कि नहीं होता? वो आधी से ज्यादा अपनी एनर्जी आप देख लो, वो लगभग 52 जूल पर सेकेंड तो कन्वर्ट कर रहा है हीट में। लेकिन हीट चाहिए थोड़ी थी मुझे, मैंने बल्ब गर्म, कमरे को गर्म करने के लिए चालू किया था मेरा कमरा गर्म हो जाए इसलिए बल्ब चालू किया था, लेकिन उसका फंक्शन ही वैसा था कि वो उजाला तभी दे रहा था जब वो गर्म हो रहा था। तो पहले गर्म करने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई, फिर लाइट में तो कम आई। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी लाइट एनर्जी की वो तो कम दे रहा है जूल, लेकिन क्या हो रहा है, काफी सारी एनर्जी वो खर्च कर रहा है किसमें? हीट में, जो मेरी अनरिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो अनरिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो हम वेस्ट मानते हैं हमारे लिए कि ये मेरा फालतू खर्च हुआ, उसको बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ। ज्यादातर आपकी मशीनें जो होती है वो डिसिपेशन करती है, अलग अलग फॉर्म में करती है। हीट एनर्जी बहुत ज्यादा, आपने देखी बहुत सारी मशीनें जब चलती है तो गर्म होती है,
तो आप ये मान रहे हैं कि आपका जितना फ्यूल खर्च हो रहा है, जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उसका कुछ हिस्सा वो सीट में जा रहा है, वो आपका नेट लॉस है। लेकिन हम हमारे फाइनल कॉस्टिंग में उसका लॉस ऐड कर देते हिसाब बराबर, ठीक है, हम वो नहीं देखते। लेकिन अब आप मशीनों का इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। आप लोगों को पता हो स्टार रेटिंग्स एसी लेके आते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। ये क्या है? स्टार्स क्या है? ये स्टार्स उनकी डेसिपिशन के हिसाब से दिए गए। जो डिवाइस सबसे ज्यादा डेसिपिशन करता है, लोएस्ट स्टार उसका 1 स्टार, वो क्या करेगा आपके पता है? 1 स्टार वाला जो होगा, मैं एक अप्रोक्सीमेट, ऐसा एग्जैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो 1 स्टार वाला डिवाइस होगा आपके, वो क्या करेगा कि अगर 1000 जूल इनपुट में ले रहा है, 1000 जूल, तो आउटपुट में वो आपके, आउटपुट के 2 फॉर्म होंगे। आउटपुट में एक हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म होगा, तो मुझे वास्तव में उससे काम करना है, और एक होगा मेरा डेसिपेटेड फॉर्म या अनरिक्वायर्ड फॉर्म। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे कमरे को ठंडा रखने के लिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए थी, पर सेकेंड वो अपनी एनर्जी खर्च करे तो 100 जूल काफी थी। लेकिन मैं जो डिवाइस लेके आया, वो डिवाइस 1 स्टार का लेके आ गया, तो वो 100 जूल रिक्वायर्ड देने के लिए वो लेता कितना है? 1000। और 900 कहां दे रहा है? वो उसकी मशीनों के अंदर पार्ट्स ही ऐसे लगा रखे जो ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा है वगैरह, उसका और भी कई प्रोसेस में ज्यादा वो एनर्जी खर्च कर रहा है। आउटपुट में मुझे सिर्फ कितना दे रहा है? अब मैं 2 स्टार लाया, तब कमरा तो वही है, तो ये कितना अभी भी 100 जूल रिक्वायर्ड, तो कितनी है अभी भी मुझे? लेकिन 2 स्टार वाले में क्या हो जाएगा? आपका वही डिवाइस 700 जूल पे काम करेगा और डेसिपेशन कम करेगा, ये हो जाएगा आपके 600 हुआ। अब यहां फायदा क्या हुआ? आपका बिल कम आएगा। यहां पर वो पर सेकेंड 100 जूल पर सेकेंड वो इलेक्ट्रिसिटी खा रहा था, ये कितनी खाएगा? 700 जूल। आप 3 स्टार ले आए, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च हुआ भाई, यहां पर तो 5000 में मिल रहा था ये, जो लोग पैसा देखते हैं पहले, ये आपके मिला थोड़ा सा 10,000 में, ठीक है, और ये मिला आपके मान लो पैसा बढ़ेगा। अब आप सोचें ये क्या, ये आपके 400 जूल पर ही आपके 100 जूल आउटपुट कमरा ठंडा उतना ही कर रहा है, वो करते थे, और वेस्टेज 300। आगे 4 स्टार, पैसा और बढ़ गया, क्या हुआ? लगभग 5 स्टार, आजकल तो 6 स्टार और बढ़ा रहे हैं अब तो धीरे धीरे। मतलब जैसे जैसे वो उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते जा रहे हैं, पार्ट्स की क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं, स्टार रेटिंग बढ़ती जा रही है। अब 5 स्टार आए, 5 स्टार में ये 300 जूल, सॉरी 4 स्टार में 300 जूल, आउटपुट हमारा उतना ही है जो मेरे रिक्वायर्ड है। वेस्टेज कितना हो रहा है? 200 जूल का वेस्टेज कम होता जा रहा है। 5 स्टार आ गया, 5 स्टार में 200 जूल पे ऑपरेट हो रहा है वो, और आपको कमरा उतना ही ठंडा कर रहा है, वेस्टेज। अब मुझे बताओ, जिसने पहले फायदा देख लिया वो आगे मरता रहेगा। कितने गुना मर रहा है वो? हर महीने के बिल में 5 गुना। इसका बिल अगर 500 रुपए आता है एसी का ओनली हिसाब निकाले, इसका उसी एसी का बिल कितना हो जाएगा? 2500। अब बताओ, यहां तो इसने एक बार फायदा कर दिया, ये तो 4-6 महीने में इसके आगे भाग जाएगा भाई। लाकर आप कोई 1 महीने थोड़ी यूज करने वाले हो, चलाओगे ना उसको, क्या हो जाएगा? वो एक बार पहली बार फायदा हो गया आपका, फिर कंटिन्यू आप लॉस में हो। जिसने एक बार अपना पैसा यहां पर ये 25,000 मान लो खर्च कर दिया, क्या हो जाएगा? वो कुछ महीने इसको यूज करेगा, साल 2 साल यूज किया नहीं, फिर उसका तो आगे जो खर्च है वो एकदम सेफ है, बहुत कम लो कॉस्ट पे वो चलेगा, मंथली बिल उसका बहुत कम। ये स्टार रेटिंग का फर्क पड़ता है। अब कभी भी जाए, अब लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बैलेंस देखते हैं 5 स्टार भी नहीं लेते और 1 स्टार भी नहीं लेते, अपने 3 स्टार से काम चल जाएगा, अपने यार अननेसेसरी ज्यादा भी नहीं खर्च करना है। और क्या करते हैं कि सब 2 साल बाद बेच देंगे, नया लाएंगे तब तक इसका पैसा वसूल हो जाए। ये लॉजिक होता है,
क्योंकि 2 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो यार उसमें चले जाएंगे, इसमें क्यों बैठेंगे। इस साल बाद तो ये 5 स्टार से ज्यादा 6 स्टार 7 स्टार भी आएगा, लेना होगा तो वो ले लूंगा, भी होने दो, क्यों पैसा इतना खर्च। तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट। कुछ लोग है कि साहब मेरे को तो वन टाइम बार बार मेरे से परचेज नहीं होता, तो वो वन टाइम में फिर क्या करता है, और जिसको हर 2 साल में बदलना है तो वो एक साथ पैसा निकाल। हम कोई भी सामान लाते हैं, अपने को पता है कि मेरे को हर महीने बदलने की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्या करते हैं, फैशन देखते हैं, फिर क्वालिटी नहीं देखते। यार एक हाई क्वालिटी ले लूंगा तो लंबा चलाना पड़ेगा, रोज एक का एक यूज करना है। कपड़े लेके आते हैं ना अपन, यही करते हैं, कपड़े हाई क्वालिटी ले आवे, क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन ज्यादा अच्छा नहीं है, रेंज हाई पड़ गई, यार एक बार खर्च दूंगा, 5,000 की ड्रेस है, और क्या हो जाएगा, मम्मी बोलेगी 5,000 का 2 साल चला 3 साल चला, नहीं तो 500 रुपए की लाई, 6 महीने बाद रिटायर नहीं आएगा। ये अपना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया आप लोगों को बेटा? तो ये देखो प्रैक्टिकल ये चीज लाइफ में यूज होने वाली चीज है, इसलिए आपको बताया। हालांकि आपकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि चीजें आउटपुट सेम देती है लेकिन उनका कंजप्शन कम होता जाता है। कंजप्शन कम में क्या करते हैं वो लोग, उनके पार्ट्स जो डिवाइस जिससे बना हुआ है उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं, क्योंकि रिसर्च होती रहती है क्या किया जाए कि इसमें चेंज लाए और जो एनर्जी कंजप्शन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करें। और रिड्यूस कहाँ करेंगे, इसको थोड़ी कम करेंगे, वो इसको कम करेगा तो काम कम हो जाएगा, वो रिड्यूस करते हैं जो डेसिपेशन हो रहा है। आप लोगों ने गाड़ियों के इंजन, पहले जो गाड़ी आती थी वो 1 लीटर में 30 किलोमीटर चलती थी, 40 किलोमीटर चलती थी। अब बाइकों के इंजन ऐसे आ गए हैं कि 1 लीटर आप भराते हो 80, 90, 100 और उससे भी ज्यादा जाता है। कारण उन्होंने जो इंजन है उसका मॉडिफिकेशन किया, उसमें डिजाइन में चेंज लाया, उसका फ्रिक्शन कम किया, उसकी साइज में चेंजेस लाए, बॉडी उसका जो ओवरऑल उसकी जो बॉडी होती है आपकी बाइक की उसमें एयर रेजिस्टेंस, उन सब चीजों को कम करके वो क्या करते हैं, जो डेसिपेशन है उसको रोको। जितना डेसिपेशन कम करोगे आपके लोअर फ्यूल में वो डिवाइस ज्यादा आउटपुट देगा। अंडरस्टूड? तो इसी से आपके जो बोलते हैं ना बाइकों की जो सीसी लेवल जो बढ़ाया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, ये ज्यादा काम करता है, 1 लीटर में इतना आउटपुट देता है, वो सारा काम किस पे हो रहा है, कहां वो फोकस करते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। उसको जैसे जैसे रिड्यूस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी वो चीज लो फ्यूल पर, लो एनर्जी कंजप्शन पे ज्यादा आउटपुट। ठीक है, चलिए सो आज के लिए काफी है, न्यूमेरिकल पे कल बात करते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू। यस, इन्वर्टर एसी बता देते हैं ये भाई, ये भाग्य सब लेट पूछा तुम्हें। हाँ जो है 2 मिनट रुके। इन्वर्टर एसी एक्चुअली क्या होता है कि इसमें इसका जो वर्किंग है ना वो कैसा होता है कि जब रूम ठंडा हो जाता है तो ये अपना इंजन एक तरीके से क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसका जो कंप्रेसर होता है ना वो बंद हो जाता है। फिर कंप्रेसर क्या होता है, जब रूम वापस लो टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर जैसे रूम का वापस बढ़ गया तो उसको वापस से ऑन करना पड़ेगा कंप्रेसर को। वो फिर से क्या करेगा, कंप्रेसर को ऑन। स्टार्टिंग जब होती है उस समय उसका कंजप्शन एक साथ बढ़ता है, तो बार बार बंद होकर चालू होना ये भी हमारा इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज्यादा करता है। तो उन्होंने इन्वर्टर एसी बनाया, वो क्या करता है, वो इंटरनली बंद नहीं होता, वो वर्क कर रहा है अंदर, धीरे धीरे चलता रहता है और वो उसको एकदम लो लेवल पे चलाता है ताकि उसको जब वापस ऑन होना पड़े उस समय वो ज्यादा कंजप्शन ना खाए। तो उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी का जो है सेविंग होता है कि जब वो स्टार्ट होता है पूरा बंद होकर जब वापस चालू होता है वो एक साथ पावर खींचता है और वो हमारी कंजप्शन को बढ़ा देता है। तो वो क्या करते हैं, अब ऐसे बना दिया कि अंदर ही कुछ बैटरी वैटरी ऐसा लगा करके वो बाहर से आउटपुट लेना बंद कर देगा, लेकिन कुछ एनर्जी अपने अंदर सेव करके उस इंजन को हल्का हल्का चलाता रहेगा और उसको रीस्टार्ट करने में उसको ज्यादा कंजप्शन लेना नहीं पड़ता। ठीक है, मैं भी गया था, पूछा था उन्होंने बताया था मुझे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो सर ये कॉन्सेप्ट रहता है। सही बताया गलत बताया उन्होंने जाने, लेकिन वो उन्होंने ये चीज समझाई मुझे। ओके, सो पता होता है लगभग तो ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, बट एक्चुअल फैक्ट ये सही है क्योंकि जब ये ऑन ऑफ होता है ना, आपने देखा घर का एकदम से पावर डाउन होता है जब एसी ऑन होता है। घर का क्या, आस पड़ोस के लोगों का कई बार तो टीवी बंद हो जाता है। कई लोगों के होता है पड़ोस जी का एसी चालू हुआ कि पास वाले के घर का टीवी बंद हो गया, फिर वापस रीस्टार्ट होता है क्योंकि वो एक साथ पावर कंजप्शन ज्यादा खींचता है। चलिए, ओके, सो गुड बाय।
जो देखो रहे, जो पहले भागने में रहे वो सुनने से चुप गए। ओके, नाउ यू कैन गो। Right, sir.